हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, जिसके अंदर एग्जाम्पशन है, जो कि रिलेटेड है हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, जीटीए की सर्विसेज। ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम मतलब समझते हैं कि जीटीए का मतलब क्या है। जीटीए का मतलब क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब क्या है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, पर्सन ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑफ गुड्स का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बिजनेस करता है, प्लस कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो पर्सन हमारा जीटीए की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्या कंडीशन है? पहला, कि वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी, कि उसको कंसाइनमेंट नोट इशू करना है। अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है, ठीक है, अगर करता है तो जीटीए की डेफिनेशन में आएगा, अगर नहीं करेगा तो जीटीए की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर कंसाइनमेंट नोट क्या होता है। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट में बेसिकली डिटेल होती है, पार्टीज की डिटेल, कि कौन सी पार्टी ने सामान भेजा है, किसके पास जाना है, क्वांटिटी रहता है, प्रोडक्ट कौन सा है वो सब रहता है। तो ये सारी डिटेल्स रहती है इसके अंदर, कंसाइनमेंट नोट के अंदर। तो अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बिजनेस में डील करता है और कंसाइनमेंट नोट इशू करता है तो वो जीटीए के डेफिनेशन में आ जाएगा। और अगर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेगा तो वो जीटीए के डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगा। और अगर जीटीए की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट है, हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर सर्विसेज को छोड़ के, कुरियर एजेंसीज को छोड़ के। ठीक है। तो अगर वो जीटीए नहीं बनेगा तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाई रोड एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर जीटीए बन जाता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जीटीए केस में भी कुछ कुछ पार्ट में एग्जाम्पशन दे रखी है। कौन कौन सी सर्विसेज के केस में, कौन कौन से गुड्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन अगर करता है जीटीए तो उसको एग्जाम्पशन मिलिए। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके। एंट्री नंबर 21, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स जीटीए by way of transport in a goods carriage. Good carriage means जो ट्रक होते हैं आपके, of agricultural produce, milk, salt, food grain including flour, flour मतलब आटा, pulses दाल, and rice चावल, organic manure, newspaper and magazine registered with the registrar of newspaper, relief material meant for victim of natural and man-made disaster, calamity, accident or mishap, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अगर जो जीटीए है इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कौन से गुड्स का? अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, आटा, दाल, चावल, ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको क्या बोलते हैं हम, जो खाद होता है हमारा, खाद को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं टेरर अटैक हो गया, तो उसके लिए अगर रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा है, रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस उस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहा है वो ट्रक, तो उस केस में भी ट्रांसपोर्टेशन जो जीटी की सर्विसेज है वो एग्जाम हो जाएंगी। ओके, ओके सर। तो एक बार बोलिए कौन कौन सी सर्विस है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर आटा, पल्सेस दाल और राइस चावल, ऑर्गेनिक मैनोर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 21A, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जीटीए किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? अनरजिस्टर्ड
पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है हमारा, ठीक है। तो उस केस में वो सर्विसेज सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, एक्सेप्ट कुछ पर्सन को छोड़ के, एक्सेप्ट कुछ पर्सन को छोड़ के, जैसे कि फैक्ट्री हो गई आपकी, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय फैक्ट्रीज एक्ट, so any society registered under any society registration act, any cooperative society, any body corporate means company हो गई, any partnership firm whether registered or not, और any casual taxable person registered under CGST एक्ट। तो फैक्ट्री हो गई आपकी, सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, बॉडी कॉरपोरेट हो गई, और पार्टनरशिप फर्म हो गई, इंक्लूडिंग एलएलपी, इंक्लूडिंग एलएलपी। तो इन पर्सन्स को छोड़ के, कोई फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है और पार्टनरशिप फर्म एंड इंक्लूडिंग एलएलपी है, ये अनरजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी इन केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इन केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब, जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसी के केस में आपका एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, ओके सर। और एक और चीज रहेगी इसमें, क्या है? रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? सर मान लीजिए मेरे पास किसी स्टेट में, मान लीजिए यूपी में मेरे पास जीएसटी नंबर है, ठीक है। दिल्ली में मान लीजिए कोई ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो मुझे वहां पे अपना एग्जीबिशन में प्रोडक्ट दिखाना है। तो वहाँ पे मैं एक टेम्परली रजिस्ट्रेशन लूँगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और उस केस में मुझे एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा, जितने दिन के लिए मुझे लगता है कि इतने दिन मुझे वहाँ पे अपना एग्जीबिशन में प्रोडक्ट रखूँगा, इतना सेल होगा, उसके बेसिस पे एक एस्टिमेटेड टैक्स जमा करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उस केस में आपका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है, ये वाला, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी जीटीए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन इन केसेस में इन पर्सनस को अगर प्रोवाइड करता है, फिफ्थ पॉइंट को छोड़ के, इन जो ये सिक्स पॉइंट को छोड़ के फिफ्थ में, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, फिर भी वो एग्जाम नहीं होगा। ओके, ओके सर। तो ये पर्सन ए टू लेके ई तक, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो भी एग्जामेशन नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। 21B, services provided by GTA by way of transport of goods in goods carriage to department and establishment of central government, state government, union territory or local authority, government agencies which has taken registration under the Central Goods and Services Tax Act 2017 only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services। फिर बोलता है इस वाले पॉइंट में कि अगर जीटीए अपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है फॉर डिडक्टिंग
TDS अंडर सेक्शन 51। जैसे हम इनकम टैक्स में TDS काटते हैं, वैसे GST के अंदर भी TDS का क्लॉज है, TDS का क्लॉज है। TDS क्या होता है? मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी को, उस पर TDS का रेट मान लीजिए 2% है। ठीक है, 100 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ तो 2 रुपये काट के मैं अपने पास रख लूंगा और 98 उसको पे कर दूंगा, और 2 रुपये जो बचा वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। मान लीजिए मिस्टर बी को 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये पे करना है किसी सर्विसेज वगैरह के लिए, और उस पर GST TDS 2% कटेगा, 2% कटेगा। तो मैं क्या, ये मिस्टर ए क्या करेगा, 2 रुपये काट लेगा और 98 इसको पे कर देगा। ठीक है, 2 रुपये काट के 98 इसको पे कर देगा, और जो 2 रुपये इसने TDS काटा है ये गवर्नमेंट को जमा करा देगा इसके GST नंबर पे। ओके, ओके सर। तो अगर किसी डिपार्टमेंट और स्टेबलाइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी हो, ठीक है, जिन्होंने GST नंबर ले रखा है सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग TDS अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, उस केस में जो ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ओके, ओके सर। चलिए, यहाँ पे GTA की डेफिनेशन दे रखी है, क्या होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रोड में डील करता है और कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बन जाएगा। अगली कैटेगरी है हमारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। अगली कैटेगरी है हमारी बैंक की सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। इसमें भी एग्जाम्पशन होती है सर? बिल्कुल होती है। कौन कौन सी है, चलिए डिस्कस करते हैं। एंट्री नंबर 27, सर्विसेज बाय वे ऑफ extending deposit, loan and advances in so far the consideration is represented by the interest and discount other than interest involved in credit card services। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं लोन एंड एडवांसेस की, और उसके बदले में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिल रहा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है, तो जो ये सर्विसेज हैं वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर पता है? जो आपका डेबिट कार्ड होता है आपका एक तरह से प्रीपेड, जैसे हम प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जितना हमारे पास बैलेंस है उतने ही बात कर पाते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे पास बैलेंस होगा उतना ही खर्च कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि पहले आप खर्चा कर लो, बाद में पे कर देना, खर्चा कर लो फिर बाद में पे कर देना। तो इसमें एक ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट तक हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना होता है। मान लीजिए ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया, तो उस केस में जो बैंक वाले हैं इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट है वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। तो कौन सा है सर? मान लीजिए बैंक ने लोन दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने FD करा रखा है बैंक में, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी डिपॉजिट लोन एडवांसेज कोई भी डिपॉजिट लोन एडवांसेस जिनका कंसिडरेशन उसके बदले में इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी उतने पोर्शन तक। ओके, ओके सर। इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग्स बैंक ऑथराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
और अमोंग द बैंक और सच डीलर। जो हमारे बैंक्स होते हैं और ऑथोराइज डीलर होते हैं, जिनको फेमा एक्ट के अंदर इनके पास लाइसेंस होता है कि ये फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं। तो अगर बैंक आपस में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं, बैंक ऑथोराइज डीलर के साथ एक्सचेंज करता है या फिर ऑथोराइज डीलर दूसरे ऑथोराइज डीलर के साथ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज माने सर सेल परचेज करता है। सेल परचेज करता है, ठीक है। तो इस सेल परचेज के केस में ये सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होंगी, ठीक है। इंटर से सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमोंग्स बैंक ऑथोराइज डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमोंग द बैंक एंड सच डीलर, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी आपस में सेल परचेज कर रहे हैं तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, वो टैक्सेबल नहीं होती हैं। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा 27A, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर किसी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अंतर्गत जो बेसिक अकाउंट है, बेसिक सेविंग अकाउंट है, वो उसका अकाउंट खुलवा रखा है, तो उस पर जो भी सर्विसेज देगी बैंक, वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा एंट्री नंबर 34, सर्विसेज बाय एन अक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज। आपने देखा होगा कि हम मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उनके पास एक पीओएस सिस्टम होता है। उसमें हम अपना कार्ड डालते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसमें फिर वो अमाउंट डालते हैं, फिर हम अपना पिन डालते हैं, उसके बाद पेमेंट हो जाती है। तो बोला है कि अगर 2000 तक का कोई पेमेंट है, ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन में, ठीक है, तो वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है, वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। क्योंकि पीओएस हर बैंक का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। Explanation for the purpose of this entry. Acquiring bank means any banking company, financial institution, including non-banking financial company and any person who makes the payment to any person who accept such card. तो पीओएस का क्या काम है, उसके अकाउंट से पैसा लेके, जो कस्टमर है उसके अकाउंट से पैसा लेके जो दुकानदार है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो तो अगर अक्वायरिंग बैंक जो पीओएस है आपका, उसके थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है 2000 तक, सिंगल ट्रांजेक्शन अप टू 2000 तक, तो जो सर्विसेज दे रही है वो बैंक, वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जा रही है। क्या सर्विसेज दे रही है? पेमेंट उसके अकाउंट से लेके इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। ओके ओके सर। फिर आता है हमारा सेक्शन, सॉरी, एंट्री नंबर 39A, सर्विसेज बाय अ intermediary of financial services located in a multi services SEZ with international financial services center status to a customer located outside India for international financial services in currency other than Indian currency। फिर हमारा एक SEZ के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होता है, जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है उसी टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन के कस्टमर हैं उनको सर्विसेज दी जाती है। तो अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है अदर देन इंडियन रुपी, मतलब फॉरेन की करेंसी में, तो तो इनकी सर्विसेज आपकी एग्जाम्प्ट होती हैं। ओके ओके सर। इंटरमीडिएटरी कौन कौन होता है? हु इज परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय सच बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी रेगुलेटर अपॉइंटेड फॉर रेगुलेशन ऑफ IFSC, हु इज ट्रीटेड एज अ पर्सन, मतलब कहने का मतलब जिसको
सेबी में या फेमा में या गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि हाँ आप एज ए इंटरमीडिएटरी इनमें काम कर सकते हो। तो वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को जो कि इंडिया से बाहर बैठा है फॉर करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, तो उस केस में उनकी सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। ओके ओके सर, चलिए। नोट्स, fixed deposit or saving deposit or any such deposit in a bank or financial institution for which return is received by way of interest, ये आपका एग्जेम्प्ट होता है। जो हमें इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट पे और एफडी के ऊपर, उसके ऊपर आपने देखा जीएसटी लगा लगता है नहीं सर, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है। प्रोवाइडिंग अ लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और अ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। mortgage or loan with a collateral security to the extent that the consideration for advancing such loan or advances are represented by way of interest। सिंपल सा मतलब है जितना हमारा कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट से रिप्रेजेंट होगा उतना हमारा उतना उतनी सर्विसेज हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। corporate deposit to the extent that the consideration for advancing such loan and advances are represented by way of interest or discount। however, बैंक में जैसे हम लोन लेने गए तो बहुत सारे अदर अदर चार्जेस भी होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, लोन प्रोसेस करने के लिए लेते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, उसके लिए वो चार्ज सर्विसेज लेते हैं। तो कोई भी वो सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले में इंटरेस्ट या डिस्काउंट के अलावा कुछ और ले रहे हैं हमसे कंसिडरेशन में, तो वो सारी सर्विसेज आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। सर्विस चार्ज फी, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जैसे कि एसएमएस चार्जेस लेते हैं हमसे, एसएमएस चार्जेस लेते हैं, और भी ब्रोकिंग चार्जेस हो गया आपका, ठीक है, एटीएम चार्जेस ले रहे हैं, तो वो सारे आपके टैक्सेबल होते हैं। एंटी चार्जेस और सच लाइक फी एंड चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट आर नॉट एग्जेम्प्ट एंड thus represent taxable consideration। ओके ओके सर। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज 11th 12th में पढ़ा था। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जिस पार्टी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वो जाके बैंक के पास डिस्काउंटिंग भी करवा सकता है। 100 रुपये का मान लीजिए है तो कुछ डिस्काउंटिंग करवा के उसका 95% या 98% लेके बाकी 2% डिस्काउंटिंग, जो 2% है वो बैंक रख लेता है, ठीक है। तो उस केस में बोला गया है कि इनवॉइस जो डिस्काउंटिंग है वो भी इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है जितना आपका बाई वे ऑफ डिस्काउंट है, जितना डिस्काउंटिंग है वहाँ तक जो सर्विसेज है वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। एनी इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस टू क्लाइंट फॉर डिले इन पेमेंट, ब्रोकरेज अमाउंट, सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सिंस settlement obligation, margin trading facility are transaction which are in nature of extending loan or advantage and covered by the एंट्री 27। अब ये क्या है सर, ये हमारा जो स्टॉक मार्केट है उससे रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट है उससे रिलेटेड है। अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है डिले पेमेंट, मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया और आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, या कुछ भी होता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट या कोई चार्जेस लगता है, डिले इन पेमेंट, ब्रोकरेज अमाउंट, सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की वजह से, ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जाम्प्ट हो जाता है क्योंकि ये भी एक तरह का लोन और एडवांसेस के नेचर का होता है। ओके ओके सर। चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन क्रेडिट कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो आपका टैक्सेबल होता है, एग्जाम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस हैज बीन specifically excluded from entry number 27, hence the same is liable to GST। ठीक है जी, ठीक है सर। एडिशनल पैनल इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू लोन in case where the equated monthly installment EMI is not paid at a scheduled time,
देयर इज अ लेवी ऑफ एडिशनल पैनल इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ ईएमआई। कई बार क्या होता है, हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो दो ऑप्शन देता है वो, या तो आप कैश पे ले लो, पूरा पैसा दो और प्रोडक्ट ले लो, दूसरा देता है एक ईएमआई का ऑप्शन कि मंथली आपको इतना इतना पेमेंट करना है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें दो केसेस निकल के आते हैं, दो केसेस निकल के आते हैं। बोलता है कि अगर जो ईएमआई है, आप प्रोडक्ट ले जाओ, ठीक है, और 4 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर देना, मान लीजिए, ठीक है। दूसरा केस, ईएमआई अगेंस्ट लोन, आप लोन लो, ठीक है, लोन लो और लोन के अगेंस्ट आप पेमेंट करते जाओ, ठीक है। इस केस में जहाँ पे इसने कोई लोन नहीं लिया, इसको हर महीने पेमेंट करना है, मान लीजिए किसी महीने में पेमेंट नहीं कर पाता, तो उस केस में ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसका इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर, जहाँ पे अगेंस्ट लोन रीपेमेंट करना है, ठीक है, मान लीजिए किसी मंथ में वो पे नहीं कर पाता, डिले हो जाता है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें देखना है कि जो ईएमआई है, क्या वो अगेंस्ट लोन है या फिर कोई लोन के अगेंस्ट नहीं है, ऐसे ही दे दिया ईएमआई। तो अगर लोन के अगेंस्ट है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लोन के अगेंस्ट नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ओके सर, इसके एग्जाम्पल है, जस्ट एक बार रीड कर लेना है आपको। ओके, ओके सर, चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ सर, क्वेश्चन कर लेते हैं सर। एग्जाम्पल 2, मैसर्स अपना बैंक लिमिटेड, अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने का इन्होंने, बैंक ने अपनी ये डिटेल दी है, तो हमें बताना है कि कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी, कितनी एग्जेम्प्ट होगी। पहला, एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इस कस्टमर, लोन दिया 100 करोड़ का, वैल्यू लेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सर, क्योंकि लोन क्या है आपका, मनी है, मनी, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा, प्रोसेसिंग फी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन सेंशन ऑफ लोन, प्रोसेसिंग फी, हाँ सर ये कंसिडर होगा। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, ये भी होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक, हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, ये आपका नहीं ऐड होगा, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस के केस में वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है, तो 25 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम अ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, मिनिमम बैलेंस चार्जेस क्या होता है सर? बैंक में अगर मान लीजिए हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस अपने को मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए आईसीआईसी बैंक है, तो उसमें जो सबसे बेसिक अकाउंट है, उसमें 10,000 मिनिमम आपका बैलेंस होना चाहिए। अब 10,000 से कम हो गया बैलेंस, तो उस केस में वो क्या करते हैं, एक चार्जेस कलेक्ट करते हैं कि आप एक तरह से पेनल्टी लगाते हैं कि आपका इतना आपको मेंटेन करके रखना था, आपने मेंटेन नहीं किया, ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस अगर वो कलेक्ट कर रहा है बैंक, तो वो भी हमारा एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो 20, 30, 40 कितना हो गया, 90, 191, 91,000 हमारी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, ओके सर, चलिए अगली कैटेगरी है हमारी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस की सर्विसेज। जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस होते हैं, उनकी कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है? अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड, तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड की सर्विसेज दे रहे हैं अगर, आर्मी हो गई हमारी जो थल सेना है, जो ज़मीन पे लड़ाई करती है, नेवल हो गई जो जल में लड़ाई करती है, और एयरफोर्स जो हवा में
जैसे फाइटर जेट हो गए उनका यूज़ करके। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर इनको सर्विसेज दे रही है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। कोस्ट गार्ड को सर्विसेज दे रही है नेवल नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, तो वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। जो पहला मिलिट्री फोर्सेज होते हैं उनको अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस फंड पॉलिसी दे जा रही है तो वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे कि जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ मैक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैविंग मैक्सिमम अमाउंट कवर ऑफ 2 लाख। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। अगर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट पॉलिसी है जिसका कवर मैक्सिमम अप टू 2 लाख तक है तो वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है। उसके बाद वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री वायव बंधन योजना, ये सारी क्या है, इनकी सर्विसेज हमारी एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। ओके, ओके सर। फिर अगली कैटेगरी आती है हमारी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडी। स्पेसिफाइड बॉडी। एंट्री नंबर 30, सर्विसेज बाय वे ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ESIC। तो अगर कोई ESI की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने मेंबर्स को तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ओके, ओके सर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है किसको, जो PF का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने अगर मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है। कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो माइंस के अंदर काम करते हैं उन वर्कर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है तो वो एग्जाम्प्ट होती है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है तो वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, ठीक है सर। कौन सी सर्विसेज, जब ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को जो इसके अंदर आते हैं जो इसके अंदर आते हैं उसको सर्विसेज दे रही है तो वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है। ओके, ओके सर। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, इसमें बहुत सारी आपकी सर्विसेज दे रखी हैं। जस्ट एक बार आप रीड कर लेना ताकि एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है बट एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, ओके सर। फिर 36 है सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ बिज इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 35, 36, 40। और जो ऊपर सर्विसेज दे रखी है अगर इनका री इंश्योरेंस होता है, इनका री इंश्योरेंस होता है तो वो सर्विसेज भी आपकी एग्जाम होती है। ओके, ओके सर। 14 है हमारी जो अगली कैटेगरी है पेंशन स्कीम से रिलेटेड, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। अगर कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है अंडर अटल पेंशन योजना तो वो हमारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन कलेक्ट कर रहे हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी हमारी एग्जाम हो जाएगी। ओके, जी सर। अगली कैटेगरी हमारी बिजनेस फैसिलेटर और करस्पॉन्डेंट की। बिजनेस फैसिलेटर और करस्पॉन्डेंट की, ये क्या करते हैं सर, इसको आप एज अ एक एजेंट भी समझ सकते हो, आप एज अ एजेंट भी समझ सकते हो, जिनका काम क्या होता है, बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी है जो, और जो कस्टमर है इनके, बैंक के कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर है, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। ठीक है, इंटरमीडिएटरी का काम करता है। ठीक है, ठीक है सर। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटी, बिजनेस फैसिलेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट।
to a banking company with respect to account in it rural area branch। अगर कोई बिजनेस फैसिलिटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी को, ठीक है, और उसका अकाउंट कहाँ है, रूरल एरिया में है, रूरल एरिया ब्रांच में है, रूरल एरिया ब्रांच मतलब गांव में है, तो इसकी जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो बैंकिंग की सर्विसेज है गांव गांव में हो, इसीलिए ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट कर दी गई। अर्बन में है, अर्बन में है तो इसके ऊपर जीएसटी टैक्सेबल हो जाएगा, और कौन पे करेगा, बैंकिंग कंपनी रिवर्स चार्ज के अंदर पे करके चलेगी। ओके, ओके सर। एनी पर्सन एज अ इंटरमीडिएटरी to business facilitator or a business correspondent with respect to services mentioned in entry 1। अब इसमें बोला गया यहाँ पे पहली एंट्री में तो कि बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है। मान लीजिए कोई और पर्सन है, वो सर्विसेज दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को थ्रू इन रिलेशन टू एनी अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी इन रूरल एरिया ब्रांच, तो वो सर्विसेज भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू जो पॉइंट ए है, ठीक है, मतलब रूरल एरिया ब्रांच से रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहा है कोई पर्सन बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, तो इसकी सर्विसेज भी आपकी एग्जाम हो जाएंगी। ओके, ओके सर। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ इंश्योरेंस कंपनी इन अ रूरल एरिया। फिर बोला गया है कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, रूरल एरिया में, गांव में, गांव में, तो इनकी जो सर्विसेज है वो भी एग्जाम हो जाएंगी। और सर अगर रूरल में नहीं हुआ, अर्बन एरिया में हुआ, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज के अंदर उसका पेमेंट करके चलेगी। ओके, ओके सर, चलिए अगली सर्विस है हमारी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अगर हम कोई गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो कि एग्जेम्प्ट हैं अंडर जीएसटी। एंट्री नंबर 3, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। प्योर सर्विसेज माने, प्योर सर्विसेज का मतलब कि उसमें पूरा लेबर ही है, मटेरियल इंक्लूड नहीं है, 100% लेबर इंक्लूड है उसमें। प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। ठीक है, प्योर सर्विस मानने सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उसमें कोई भी मटेरियल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, ठीक है, लेबर भी लगता है प्लस मटेरियल भी लगता है। तो मान लीजिए मुझे अपने घर में कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करवाना है, ठीक है, किचन सही करवाना है, तो लेबर लगेगी प्लस मटेरियल भी लगेगा, सीमेंट टाइल्स वगैरह सब लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरह का वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्योर सर्विस में क्या हो गया कि सिर्फ लेबर आएगा, काम करेगा और जाएगा। ओके, ओके सर। तो प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। प्योर सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी को, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, by way of any activity in relation to any function interested to panchayat or in relation to any function interested to municipality under constitution। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, जैसे कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो गया, सीवेज से रिलेटेड कोई सर्विस हो गया, क्लीनिंग से रिलेटेड रोड क्लीनिंग की सर्विसेज हो गई। ठीक है, तो ये सब अगर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो सर्विसेज हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टी मिस्टर ए स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाई क्लीनिंग ऑफ
रोड्स, क्लीनिंग ऑफ रोड्स। प्योर सर्विसेज है, किसको प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके ऊपर बोला गया है कि आपको ये सब करवाना है। रोड की सफाई हो गया, सीवेज की जो सर्विसेज है वो है। तो कोई भी सर्विसेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि ये करना है, वो सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है कोई पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट। ये था हमारा प्योर सर्विसेज। अब बात आती है कंपोजिट सप्लाई, जहां पे हमारा सर्विस भी इंक्लूड है और गुड्स भी इंक्लूड है, दोनों चीजें इंक्लूड है। तो इसमें बोला गया है composite supply of goods and services in which the value of supply of goods consists not more than 20 for 25% of value of the said composite supply। मान लीजिए कंपोजिट सप्लाई की वैल्यू 100 रुपया है, ठीक है? तो अप टू 25%, इसमें मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कोई कंपोजिट सप्लाई अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसमें जो मटेरियल है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो अप टू 25% है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब 25 रुपये तक का मटेरियल मैं सप्लाई कर सकता हूँ विथ सर्विसेज provided to central government, state government or union territory or local authority by way of any activity in relation to any function interested to panchayat, in relation to any function interested to municipality under constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि ये काम करना है, ठीक है? तो अगर ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई, कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है जिसमें जो मटेरियल की वैल्यू है, जो गुड्स की वैल्यू है अप टू 25% है टोटल कंपोजिट वैल्यू की, तो वो आपकी एग्जाम हो जाएगी। ओके, ओके सर। अगली सर्विस आती है हमारी, अगली एंट्री आती है 11A, services provided by fair price shop by to central government, state government, union territory by way of sale of food grain, kerosene, sugar, edible oil, etc. under public distribution system against the consideration in form of commission और margin। ये क्या हो, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह पे फेयर शॉप खोलती है, जिसको हम आम भाषा में राशन की दुकान बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, जो डेली नीड्स हैं, डेली नीड्स की ज़रूरतें हैं, जैसे कि शुगर हो गया आपका, फूड ग्रेन हो गया, अनाज हो गया आपका, कैरोसिन हो गया, ये सब कंसेशनल प्राइस पे, कंसेशनल प्राइस पे जनरल पब्लिक को, जो पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? बदले में जो गवर्नमेंट होती है इनको कमीशन या फिर फीस वगैरह देती है, मार्जिन देती है, ठीक है, कि आप 100 रुपये का बेचो, उसमें से 2% आप ले रख लेना, बाकी हमें पे कर देना, ठीक है? तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो राशन की दुकान, फेयर शॉप है गवर्नमेंट को, वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है। ओके, ओके सर। अगली एंट्री हमारी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। इसमें बोला गया है कि अगर कोई इंश्योरेंस की सर्विस दी गई है, इंश्योरेंस की सर्विस दी गई है किसको? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को, जिसका सारा का सारा प्रीमियम, टोटल प्रीमियम जितना भी प्रीमियम बनता है, सारा गवर्नमेंट ने ही पे किया है। तो जो ये सर्विसेज हैं वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एंट्री नंबर 72, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी administration for which 75% or more of the total expenditure is borne by central government, state government, union territory administration। इसमें बोला गया है कि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, जिसका जितना भी खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 70%, 75% और मोर गवर्नमेंट ने बियर किया है, गवर्नमेंट ने बियर किया है, तो वो सारी सर्विसेज हमारी एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है सर। It is clarified that the free coaching services provided by a coaching institution and NGOs under the central scheme of a scholarship for students with disability, where 75% or more of expenditure is borne by the government to coaching institution by way of grant in aid, is covered under this entry, hence is exempt from GST। इसमें बोला गया है, क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि कुछ बच्चों के लिए सेंट्रल स्कीम जो थी कि स्कॉलरशिप डिसेबल्ड बच्चों के लिए चलाई थी, उसमें क्या था कि फ्री में उनको कोचिंग दी जा रही थी एनजीओ के द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो उसका खर्चा 75% और उससे ज़्यादा का खर्चा गवर्नमेंट बियर कर रही थी इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, इनको ग्रांट देके जितना भी खर्चा हुआ उसका 75% गवर्नमेंट ने इनको पे कर दिया। तो वो भी इस एंट्री के अंदर कवर हो जाएगा, वो भी इस एंट्री के अंदर कवर हो जाएगा और एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। ओके, ओके सर। चलिए अगली जो कैटेगरी हमारी वो है लीजिंग सर्विसेज से रिलेटेड। इसमें क्या है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म लीज दे रहे हैं, कौन, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और कॉरपोरेशन, ठीक है, या फिर अंडरटेकिंग जिसके अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का 20% या उससे ज़्यादा का ओनरशिप है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज पे दे रही है क्या, इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट। लॉन्ग टर्म लीज का क्या मतलब है, 30 साल और उससे ज़्यादा के लिए, 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए। ठीक है, और इसके लिए अमाउंट है जो अमाउंट है अपफ्रंट फी का, अपफ्रंट फी क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही एग्रीमेंट के टाइम पे ही एक लमसम अमाउंट पे कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम अपफ्रंट फी। ठीक है, जब स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम में एक लमसम अमाउंट पे कर दिया। तो जो सर्विसेज है, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं हम लीजिंग की, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, इन रिलेशन टू अपफ्रंट फी। इवन अपफ्रंट फी अगर इंस्टॉलमेंट में भी पे हो रहा है, डिसाइड पहले हो गया लेकिन पे इंस्टॉलमेंट में भी हो रहा है, तो भी आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इसके अलावा एक प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी होता है। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस में क्या है कि जो इंडस्ट्री है, जो लीज पे ले रही है, वो अपने हिसाब से लैंड देख के लीज पे ले सकती है। तो अगर उसके लिए भी कोई चार्जेस दे रही है वो इंडस्ट्री, तो वो भी हमारा अपफ्रंट फी के अंदर ही आता है और वो भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए, तो ये था हमारा लीजिंग सर्विसेज। इसमें क्या है, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसको लीज पे, लॉन्ग टर्म लीज पे देती है जो स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है वो, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, फॉर 30 ईयर्स और मोर। और उसके बदले में जो अपफ्रंट फी है, अपफ्रंट फी जो लमसम एक मोटा मोटी अमाउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और मान लीजिए अगर इंस्टॉलमेंट में भी पे हो रहा है तो वो भी हमारा एग्जाम्प्ट होकर चलेगा। इसके अलावा जो एक प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी पे करती है इंडस्ट्री की, ताकि उसको जो उसने ज़मीन देखी है, इंडस्ट्रियल प्लॉट देखा है, उसके हिसाब से मिल जाए।
तो वो भी आपका एग्जाम होके चलता है। ओके। ओके सर। तो ये था हमारा लीजिंग सर्विसेज से रिलेटेड। जस्ट एक बार रीड कर लेना। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट एक बार रीड कर लेना है आपको। उसके बाद आता है हमारा लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज ये हमारा एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। एंट्री नंबर 45, services provided by an arbitral tribunal to any person other than business entity or business entity with a aggregate turnover up to such amount in preceding financial year as make it eligible for exemption from registration under CGST Act 2017। तो इसमें पहला बोला गया है, अगर कोई आर्बिट्रल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी सर्विसेज देता है, किसको? नॉन बिजनेस एंटाइटी को, और बिजनेस एंटाइटी whose preceding financial year turnover is up to exemption limit। was आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? जो एक कोर्ट में केस जाने से पहले ये बेसिकली कोशिश करता है कि जो केस है दोनों पार्टी के बीच में वो सुलझ जाए, दोनों का केस जो है सुलझ जाए। तो जो ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर किसी नॉन बिजनेस एंटाइटी को जो बिजनेस नहीं करता है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर बिजनेस एंटाइटी को दे रहा है जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है उतना है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब 20 लाख तक है, 10 लाख तक है, 40 लाख तक है, तो उस केस में इसकी सर्विसेज क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर नॉन बिजनेस एंटाइटी है जो कि बिजनेस नहीं करता है, और अगर बिजनेस करता है लेकिन वो छोटा बिजनेस एंटाइटी है। छोटा बिजनेस एंटाइटी मतलब जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है, अप टू डेट लिमिट कि उसको एग्जेम्पशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर सीजीएसटी एक्ट। ओके। ओके सर। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटाइटी। और ये तो हो गई आपकी पहली दूसरी कैटेगरी, और थर्ड हो गई आपकी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, और गवर्नमेंटल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई, पंचायत हो गई, और गवर्नमेंट एंटाइटी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, तो भी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी सर्विसेज इसकी। सेकेंड है अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज अ एडवोकेट other than senior advocate by way of legal services to an advocate or partnership firm of advocate providing legal services, any person other than business entity or a business entity with an aggregate turnover up to such amount in preceding financial year as is make it eligible for exemption from registration, central government, state government, union territory, local authority, governmental authority and government entity। इसमें बोला गया है सेकंड वाले में कि अगर कोई एडवोकेट, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या फिर एज अ इंडिविजुअल, अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को छोड़ के अपनी अगर सर्विसेज देता है, कौन सी सर्विसेज? लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज किसको? दूसरे एडवोकेट को, दूसरे एडवोकेट को जो कि इंडिविजुअल हो सकता है और
पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लीगल सर्विसेज है वो एग्जाम हो जाएगी, पहले में ये बोल रखा है। सीनियर एडवोकेट को छोड़ के सीनियर एडवोकेट को छोड़ के सीनियर एडवोकेट के केस में हम उसकी एग्जाम्पशन चेक करेंगे, अगर उसके एग्जाम्पशन में सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नॉन बिजनेस एंटाइटी को। कौन सी सर्विसेज? लीगल सर्विसेज। ठीक है, या फिर छोटे बिजनेस एंटाइटी को। छोटा बिजनेस एंटाइटी कौन होता है? जिसका प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है अप टू द एग्जाम्पशन लिमिट है 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख तक है। और गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इन केसेस में जो एडवोकेट की सर्विसेज हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। ओके। ओके सर, तो कोई बड़ा बिजनेस एंटिटी है तो उस केस में क्या होगा सर? रिवर्स चार्ज में उसको जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आती है हमारे सीनियर एडवोकेट की बात। अगर कोई सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज अपनी सर्विसेज देता है, किसको? एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब कि नॉन बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस नहीं करता है उसको देता है। A business entity whose aggregate turnover up to such amount in preceding financial year as make it eligible for exemption, मतलब छोटा बिजनेस एंटिटी। छोटा बिजनेस एंटिटी और द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। इन सिंपल मीनिंग गवर्नमेंट को अगर प्रोवाइड करता है इन केसेस में, तो सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज भी एग्जाम हो जाएंगी। ओके। ओके सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट को अपनी सर्विसेज देता है, दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है, तो फिर हम उसमें देखेंगे ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन कि क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो उसका टर्नओवर है क्या वो अप टू एग्जाम्पशन लिमिट है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। अगली जो कैटेगरी है हमारी वो है रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है वहाँ पे लोगो बने रहते हैं। ठीक है, जैसे सहारा हो गई, बीजीओज हो गया, एमपीएल हो गया, ये सब लोगो बने रहते हैं। वो क्या है? स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज और जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट की तरह होती है स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट में, बस यही डिफरेंस है। एडवर्टाइजमेंट हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं, किसी सर्विस का करते हैं, या फिर किसी आइडिया का करते हैं। स्पॉन्सरशिप हम करते हैं ताकि हमारी जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड बन पाए, ब्रांड बन पाए। ठीक है। ठीक है सर, तो हम अगर किसी स्पोर्ट्स इवेंट का स्पॉन्सरशिप करते हैं तो उसमें भी एग्जाम्पशन है। अब कौन कौन सी स्पोर्ट्स इवेंट है जिस केस में स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज एग्जाम्प्ट होंगी, चलिए डिस्कस करते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल sports federation and its affiliated federation where the participating team or individual represent any district, state, zone or country। नेशनल लेवल हो, बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन इंटर स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन, ऑल इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डी पैरा ओलंपिक कमेटी फॉर इंडिया एंड स्पेशल ओलंपिक भारत। यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंडर द पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। अगर इनके अंदर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज एग्जाम हो जाएंगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, नेशनल लेवल हो या यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे हो।
ठीक है, ठीक है सर। सेंट्रल सिविल सर्विस बोर्ड हो, नेशनल गेम, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम के अंतर्गत अगर कोई स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली जो हमारी सर्विसेज है वो रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट है। एंट्री नंबर 69, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्टरल स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, an assessment agency approved by sector skill council or the national skill development corporation, a training partner approved by the national skill development corporation और sector skill council। अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका मेन पर्पस क्या है? स्किल डेवलपमेंट करना, जो यूथ है उनका स्किल डेवलपमेंट करना। तो अगर ये कॉरपोरेशन अब अपनी सर्विसेज दे रही हैं स्किल डेवलपमेंट करने पे, तो इनकी सर्विसेज क्या हो जाएंगी? एग्जाम्प्ट हो जाएंगी बाय दिस एंट्री नंबर। ठीक है, ठीक है सर। एंट्री नंबर 70, सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडी इम्पैनल्ड सेंट्रली बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। अगर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के अंदर कोई सर्विसेज दी जा रही है उन बॉडीज के द्वारा जो कि सेंट्रली अपॉइंट किया गया है, सेंट्रली अपॉइंट किया गया है, तो उनकी सर्विसेज भी हमारी एग्जाम हो जाएंगी। ओके, ओके सर। एंट्री नंबर 71, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना implemented by Ministry of Rural Development, Government of India by way of offering skill or vocational training courses certified by National Council for Vocational Training। तो ये भी सर्विसेज हमारी एग्जाम हो जाएगी। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी हमारी, परफॉर्मेंस ऑफ बाय द आर्टिस्ट। अगर आर्टिस्ट कोई परफॉर्मेंस देता है, आर्टिस्ट कौन होता है? जो किसी भी डांस, म्यूजिक, थिएटर करता है उनको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। एंट्री 78, सर्विसेज बाय आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म। अगर फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म में वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है इन रिलेशन टू म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, शॉर्ट में क्या हो गया? MDT, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर से रिलेटेड फोक और क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर if the consideration charges for such performance is not more than 1,50,000। ठीक है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसका कंसिडरेशन कितना है? अप टू 1.5 लाख तक है, तो वो आपका सर्विसेज एग्जाम हो जाएगी। और 1.5 लाख से ऊपर हुआ तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। However, the exemption shall not apply to service provided by the artist as a brand। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो गुजरात के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ठीक है, कि कुछ दिन आओ गुजरात में बिताओ, कुछ इस टाइप का था। तो अगर कोई आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। ओके, ओके सर। चलिए क्वेश्चन 3, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। डिटरमाइन द GST पेबल इफ एनी in each of the following independent cases, assuming that the rate of GST is 18% and that the service provider are registered। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है, GST रेट 18% है, हमें बताना है कि क्या इस पे GST लगेगा नहीं लगेगा। बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस बाय अ फिल्म एक्टर इन फिल्म एंड कंसिडरेशन चार्ज इज 1,45,000। बॉलीवुड डांस है, क्या ये फोल्क और क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट है? नहीं है सर, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। Carnatic music performance by a classical singer to promote a brand of ready-made garment and consideration charge is 1,30,000। ब्रांड, ब्रांड को बढ़ाने के लिए वो
परफॉर्मेंस दे रही है, ब्रांड को बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, तो सर ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा सर। कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय ए क्लासिकल सिंगर इन अ म्यूजिक कंसर्ट एंड कंसिडरेशन चार्ज इज 1,55,000। अगर 1.5 लाख तक होता तो एग्जाम होता, लेकिन ये 1,55,000 है, तो पूरा का पूरा 1,55,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। कथक डांस परफॉर्मेंस बाय ए क्लासिकल डांसर इन अ कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसिडरेशन चार्ज इज 1,45,000। तो क्लासिकल डांस है कथक, हाँ सर, और उसका कंसिडरेशन 1,45,000 तक है, तो ये हमारा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। 1,55,000 कितना टैक्सेबल होगा? 1,55,000 होगा इस केस में, या 5,000 होगा? सर पूरा का पूरा टैक्सेबल होएगा। ओके। ओके सर। चलिए, अगली कैटेगरी हमारी राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, जैसे हम चिड़ियाघर जाते हैं, म्यूजियम के अंदर जाते हैं, कहीं थिएटर लगा है वहाँ जाते हैं, कोई इवेंट हो रहा है वहाँ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जू। अगर इसके अंदर जाते हैं हम किसी म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जू के अंदर जाते हैं, तो जो इनका टिकट लगता है एडमिशन के लिए, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ओके। ओके सर। 79A services by way of admission to protected monument so declared under the ancient monuments and archaeological site and remain act 1958 and any other state act for the timing in force। प्रोटेक्टेड मोनूमेंट क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले रखा है, जैसे कोई प्लेस है या कोई महल है, ठीक है, जैसे ताजमहल, लाल किला टाइप का, जिसको गवर्नमेंट ने अपने टेक करके अंदर ले रखा है, उसकी पूरा मेंटेनेंस वगैरह सब गवर्नमेंट कर रही है, तो वहाँ पे जो अंदर जाने का एडमिशन के लिए जो टिकट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा हमारा। ओके। ओके सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस, theatrical performance including drama and ballet, award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than recognized sporting event। recognized sporting event, प्लेनेटेरियम, ये क्या होता है सर? ये एक टाइप का म्यूजियम होता है जिसमें सोलर जो हमारा सिस्टम है, सन, मून, ये सब इनसे रिलेटेड नॉलेज होती है। ठीक है। ठीक है सर। वेयर द कंसिडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन to the event and places as referred to item A, B, C or D above is not more than ₹500। ठीक है। अगर अगर इन सब के केस में जो टिकट है, टिकट का प्राइस 500 रुपये तक है, 500 रुपये तक है पर पर्सन, तो तो इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। जो एंट्री टिकट है, टिकट जो है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर 500 रुपये तक है। ठीक है। मान लीजिए मैं सर्कस देखने गया, उसका टिकट प्राइस कितना है? 550 रुपये, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। 500 रुपये तक है तो नहीं लगेगा। ठीक है। पर पर्सन देखना है, पर पर्सन, 4 लोग गए और चारों का 2,000 रुपये लग गया, 500 500 रुपये हर किसी का, तो तो एग्जेम्प्ट है। मान लीजिए 600 पर पर्सन है टिकट का प्राइस, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके। ओके सर। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट मींस एनी स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, सिविल सेंट्रल सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, या फिर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंदर अंतर्गत हो। ठीक है। ठीक है सर। सर्विसेज बाय अन
अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी माने सर जो कि किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, और नॉट प्रॉफिट एंटिटी जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। ठीक है, इनकी सर्विसेज सर्विसेज बाई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स to its member by way of reimbursement of charges or share or contribution as a trade union, as a trade union for a provision of carrying out any activity which are exempt from levy of goods or service tax, or up to the amount of 7,500 per month per member for sourcing of goods or services from third person for the common use of its member in a housing society और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें बोला गया है कि कोई अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है और एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा सोसाइटी में क्या होता है, आरडब्ल्यूए होता है। सोसाइटी में जो हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं उसमें क्या होता है, आरडब्ल्यूए बना होता है। सोसाइटी के कुछ मेंबर बन के आरडब्ल्यूए में मेंबर बन जाते हैं, वो फिर पूरा मेंटेनेंस टेक केयर, पूरा सोसाइटी का वही मेंटेनेंस और टेक केयर करते हैं। तो अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मेंबर को, एज अ ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, तो इसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो कि जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, जीएसटी लगता ही नहीं मतलब एग्जेम्प्ट है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला, कि क्या करता है, जो मान लीजिए आरडब्ल्यू है हमारा, किसी थर्ड पर्सन से कुछ गुड्स और सर्विसेज लेता है, ठीक है, सोसाइटी के लिए, जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके लिए, और बदले में जो मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेता है जो कि अप टू 7,500 पर मंथ है, पर मेंबर पर मेंबर माने एक फ्लैट का मालिक। एक फ्लैट मान लीजिए किसी पर्सन के पास 2 फ्लैट है किसी सोसाइटी में, तो हर फ्लैट के लिए 7,500 की लिमिट हम दोनों के लिए देखेंगे। एक फ्लैट के लिए 7,500, दूसरे फ्लैट के लिए 7,500। ओके, ओके सर। 77A, services provided by unincorporated body or not profit entity registered under any law for the timing in force engaged in activity relating to the welfare of industrial, agriculture, labor or farmer. Okay, promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment to its member against consideration in form of membership fee up to the amount of 1,000 per member per year। अगर जो हमारी ये इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, अगर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने मेंबर्स को इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, लेबर, फार्मर या फिर इन एक्टिविटीज से, और उसके बदले में 1,000 रुपये कंट्रीब्यूशन लेती है हर साल पर मेंबर, तो 1,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट है आपका। 1,000 रुपये से ऊपर गया तो टैक्सेबल होगा। ओके, ओके सर। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। RWA of Chulbul Housing Society registered under GST collected the maintenance charges of 6,000 per month per member. In this case, no GST is to be charged by RWA. एक RWA है, कैसी है, रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ठीक है सर। वो अपने मेंबर से 6,000 रुपये पर मंथ
पर मेंबर मेंटेनेंस चार्ज लेती है। तो एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, 7,500 तक एग्जाम्प्ट है। If in above example other thing remaining the same, RWA of Chulbis Housing Society collected the maintenance charges of 9,000 per month per member, GST लग जाएगा कितने के ऊपर? पूरे के पूरे 9,000 के। मान लीजिए 6,000 की जगह 9,000 होता, 6,000 की जगह 9,000 होता और ये रजिस्टर्ड होता, तो पूरा का पूरा 9,000 के ऊपर हमारा जीएसटी लग जाता है। ये नहीं कि जो डिफरेंस आ रहा है 7,500 माइनस करके उसके ऊपर लगता ना, पूरा 9 के ऊपर लग जाएगा। The turnover of RWF Bulbul Housing Society located in New Delhi in a financial year is rupees 15 lakh. It has collected the maintenance charges of rupees 6,000 per month per member. RWA is not providing any other taxable services to its member. In this case, RWA is not required to take registration under GST since the aggregate turnover is less than applicable threshold limit of 20 lakh. ये क्या है सर? ये क्या है? इसमें बोला गया है कि अगर RWA अगर हमारा अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और मेंटेनेंस चार्जेस 6,000 पर मंथ है, ठीक है, तो इस केस में इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो थ्रेश होल्ड लिमिट है वो 20 लाख से कम है, जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे कम है। जहाँ पे पर्सन के पास एक से ज़्यादा फ्लैट है तो हर फ्लैट के लिए 7,500 की लिमिट देखेंगे हम। स्टूडेंट ड्यू सच एज अ प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इन सबको हटा के फिर मेंटेनेंस चार्जेस देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मंथली मेंटेनेंस बिल रेज्ड बाय द सोसाइटी टू इट्स मेंबर वुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द फोरसेड मंथली लिमिट ऑफ 7,500। तो जो हमारा मेंटेनेंस चार्जेस होगा, ठीक है, उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है तो उसको लेस कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी अगर कुछ आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो उसको लेस कर देंगे। इनको छोड़ के जो बाकी का बचेगा उसके लिए हम देखेंगे 7,500, 7,500 की लिमिट को। ओके, ओके सर। तो कहने का मतलब है अगर जो हमारी आरडब्ल्यू है रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो 7,500 तक है तो एग्जाम्प्ट है। अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है और 7,500 तक है, एग्जाम्प्ट है। 7,500 से ऊपर है, ठीक है, बट विथ इन लिमिट है, विथ इन लिमिट है, तो उस केस में भी उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर 20 लाख से कम है तो। अब जो हमारी सर्विसेज हैं, अब जो रिमेनिंग सर्विसेज रह गई हमारी, अब उनको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, देन हमारा चैप्टर एग्जाम्पशन का खत्म हो जाएगा। अदर एग्जाम्प्ट सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। इसमें कहने का मतलब अगर मैं कोई बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करता हूँ, गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करता हूँ, तो तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैं चलता बिजनेस किसी को सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न सेल कर दे रहा हूँ, तो उस केस में जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डिवेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंट except where the residential dwelling is rented to a registered person। इसमें बोला गया है कि अगर मैं कोई रेसिडेंशियल डिवेलिंग अगर मैं रहने के लिए किसी को देता हूँ तो उस केस में उसके ऊपर एग्जेम्पशन है। लेकिन मान लीजिए मिस्टर बी को रेंट पे दे रहे हैं, कोई फ्लैट है आपका, ठीक है, मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड है, एग्जेम्प्ट है? हाँ सर, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मिस्टर बी अगर रजिस्टर्ड होता तो उस केस में हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर,
कि क्या ये बिजनेस के लिए ले रहा है, बिजनेस के लिए ले रहा है, या फिर पर्सनल के लिए ले रहा है, खुद के लिए ले रहा है। अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, और खुद के लिए ले रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर बी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेंट पे लेता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेंट पे ले रहा है, तो बिजनेस के लिए ले रहा है, और रजिस्टर्ड भी है, रजिस्टर्ड भी है। अनरजिस्टर्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन रजिस्टर्ड है, तो उस केस में अगर बिजनेस के लिए अगर वो ले रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर खुद पर्सनल कैपेसिटी खुद के रहने के लिए ले रहा है और जीएसटी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद के रहने के लिए ले रहा है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, ओके सर। इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी केसेस में 100% टैक्सेबल हो जाएगा आपका। ओके, ओके सर। For the purpose of exemption of this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to registered person where the registered person is proprietor of a proprietorship concern and rent the residential dwelling in his personal capacity for use of his own resident, and such renting is on his own account, not that of proprietorship concern। मतलब बिजनेस के लिए ना होके वो खुद के लिए यूज कर रहा है उसको, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ओके। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में इसरो भी बोलते हैं, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अगर ये सैटेलाइट लॉन्च की सर्विसेज दे रहे हैं तो उन सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 पैसेंजर। अगर हम किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जैसे कि दिल्ली में डीटीसी है, या फिर ऐसी अंडरटेकिंग जिसमें स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है, ठीक है, उसको हम अगर कोई मोटर व्हीकल दे रहे हैं जिसमें 12 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। टू अ लोकल अथॉरिटी को देते हैं क्या, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से चलती हो, मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, जिसमें 12 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, वो देते हैं किसको, लोकल अथॉरिटी को। टू अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए को देते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, कोई मोटर व्हीकल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, faculty staff to a person providing services of transportation of student, faculty and staff to an educational institution providing services by way of preschool education and education up to the higher secondary school or equivalent। ये क्या है सर, ये तो सर पहले भी आया था। इसमें क्या था, जब हमने स्कूल वाली सर्विसेज पढ़ी थी तो उसमें था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, कोई पर्सन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, किसको, स्कूल को, ठीक है, अप टू जो 12 तक है उसको, ठीक है, तो ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाती है। यहाँ पे इस पर्सन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पर्सन कोई मोटर व्हीकल देता है, किसको, इस वाले पर्सन को, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, ठीक है। ये वाली सर्विस अगर कोई पर्सन दे रहा है तो वैसे ही एग्जाम था एजुकेशन वाले में। यहाँ पे बात कर रही है अगर कोई और पर्सन मोटर व्हीकल देता है इस पर्सन को, ताकि ये उसका यूज़ कर पाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ के लिए, तो ये सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, ये सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ओके, ओके सर। अगली सर्विस है टोल चार्जेस की। जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं या कहीं बीच में टोल प्लाजा पड़ता है तो टोल टैक्स देते हैं, तो टोल टैक्स देते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है हमारा। कई बार क्या होता है कि
जो ट्रक वगैरह जाते हैं ओवरलोड करके जाते हैं, तो उनके केस में ओवरलोडिंग चार्जेस लगते हैं। तो ओवरलोडिंग चार्जेस के ऊपर भी हमारे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी एक तरह का टोल चार्जेस के अंदर ही कवर होता है। उसके अलावा जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा रहता, उन उन केसेस में उनसे डबल या ट्रिपल कैश लिया जाता है, डबल या ट्रिपल उनसे रिकवरी किया जाता है, तो वो भी हमारा टोल टैक्स की डेफिनेशन में ही आता है, और वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो हम कोई टोल टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं टोल प्लाजा को, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा हमारा उस टोल चार्जेस के ऊपर। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। अगर अगर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है वो ट्रांसमिशन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होता है। जो हमारे घर में बिजली आ रही है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है हमारा। हाउएवर हाउएवर एप्लीकेशन फी for releasing connection of electricity, rental charges for metering equipment, testing fees, labor charges और चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अलावा कुछ और चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो वो हमारा उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ओके, ओके सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय an incumbent up to total turnover of 50 lakh in a financial year subject to the following condition, namely the total turnover had not exceeded 50 lakh during the preceding financial year and a period of 3 years has not lapsed from the date of entering into a agreement as a incumbent। ये क्या होता है सर? इसमें जो इंटरप्राइज होती है, जो कंपनी होती है, वो एक एज अ इनक्यूबिटी रजिस्टर करती है गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें क्या होता है कि इनको इंसेंटिव मिलता है फॉर गिविंग इनोवेशन, इनोवेशन आइडिया अगर देती है, कुछ इनोवेशन करके दिखाती है, तो इनको इंसेंटिव मिलता है। तो इसमें बोला गया है कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उसका टर्नओवर 50 लाख तक है फाइनेंशियल ईयर में, और पिछले साल भी 50 लाख तक था, और 3 साल, 3 साल जब एग्रीमेंट हुआ उससे 3 साल खत्म नहीं हुए, मतलब विद इन 3 ईयर्स है, तो 50 लाख तक, 50 लाख तक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ये वो एग्जाम हो जाएगी। ओके, ओके सर। चलिए, टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय टीबीआई, एसटीईपी recognized by SNTEDB और बायो इनक्यूबेटर recognized by the Biotechnology Industry Research Assistant Council under the Department of Biotechnology, Government of India। ये भी सेम कुछ इसी टाइप का है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की भी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। तो इसमें बोला है कि कोई न्यूज न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फिर पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूटीआई, यूनाइटेड, सॉरी, यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं कलेक्शन और प्रोवाइडिंग ऑफ न्यूज, तो इनकी सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट होती है। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनकी सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट होती है, प्राइवेट की नहीं होती है, पब्लिक की होती है। सर्विसेज बाय अ ऑर्गेनाइजेशन टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन हो रहा है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में जो सर्विसेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर की, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होती है।
टैक्सेबल नहीं होंगी बल्कि एग्जेम्प्ट होती है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल विच डोंट चेंज और अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेड फ्रूट और वेजिटेबल। जो हमारा फ्रूट है और वेजिटेबल है, जो फल सब्जियां हैं, उसके लिए अगर कुछ उसमें प्री कूलिंग, रिपिंग, कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिससे उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, सेव सेव ही रहेगा, केला केला ही रहेगा, ठीक है, उसका इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं होता है, तो वो सारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी सर्विसेज। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसएमिनेशन। डिसएमिनेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कोल्ड चेन नॉलेज से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर, तो उस केस में उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। जो फॉरेन के डिप्लोमेटिक्स हैं, जैसे कि आप दिल्ली में आओगे, यहाँ पे केंद्रीय सचिवालय करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप देखोगे हर कंट्री के एम्बेसीज बने हुए हैं। तो वहाँ पे जो फॉरेन डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेट हैं, उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरिज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कॉन्टिन्यूस स्टेट। अगर जो हमारे ट्रक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार, और ऑल इंडिया परमिट करके लिखा रहता है। तो इन्हें बोला है कि अगर ऑल इंडिया परमिट दिया जा रहा है इनको, ताकि ऑल इंडिया घूम सके, कोई नेशनल परमिट दिया जा रहा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरिजेस, जो ट्रक्स है, वो अभी आपका एग्जाम्प्ट होता है। देन 65A, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के अंदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो वो भी एग्जाम होती है, वो सर्विसेज भी एग्जाम होती है हमारी। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग बॉडी बाय अन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग बॉडी और अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी। इसमें बोला गया है कि अगर कोई प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करे किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, जैसे बीसीसीआई है, तो इनकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, और एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को अपनी सर्विसेज देती हैं, तो ये सर्विसेज भी हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई और पर्सन है, जैसे कमेंट्री करने वाले होते हैं, तो अगर वो अपनी सर्विसेज देना है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर सर्विसेज बाय इंडिविजुअल सच एज अ सेलेक्टर, जो सेलेक्टर्स होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, क्यूरेटर्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट आर टैक्सेबल। द सर्विसेज of player to franchisee which are not recognized sports body is also taxable. The term recognized sport body has been defined earlier in this chapter. ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, ये क्या होता है, जो हमारे सुलभ शौचालय वगैरह जगह जगह पे बने रहते हैं, उन वो भी हमसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये लेते हैं यूज़ करने के लिए, उनको पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, तो उनकी सर्विसेज पे भी हमारा जीएसटी नहीं लगता है। ओके, ओके सर। तो ये थी हमारी एग्जाम्पशंस की लिस्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और कर लेते हैं।
उससे पहले एक सर्कुलर है गेस्ट एंकर को लेके। गेस्ट एंकर को लेके कई बार क्या होता है कि बाहर से कोई एंकर बुलाया जाता है कोई शो होस्ट करने के लिए, जिसको गेस्ट एंकर बोलते हैं। तो गेस्ट एंकर के केस में जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो 100% टैक्सेबल होती है, उसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। हाउएवर अगर उसका टर्नओवर 20 लाख तक है और 10 लाख तक है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सीड कर जाता है तो उसको टैक्स देना है, एक्सीड नहीं करेगा तो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, अप टू 20 लाख और 10 लाख। ओके। ओके सर, चलिए। क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, एंड विच मे बी वोली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ये भी ठीक है, बट एक्सक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसमें पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो बोलेंगे पार्शली सही है और पार्शली गलत है। क्यों? आपका जो एग्जाम सप्लाई है उसमें नील रेटेड वाला इंक्लूड होता है, बिल्कुल सही है। वोली एग्जाम वाला भी सप्लाई इंक्लूड होता है, बहुत अच्छी बात है। और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है पूरा सही नहीं है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB of Income Tax Act 1961 are exempt from GST if such services are provided by way of charitable activities। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ बताना है क्या होता है। तो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक अवेयरनेस, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, योगा, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था चैरिटेबल एक्टिविटी का क्या मतलब है, जो 5 चीज़ें थी वही यहाँ पे हमें बता देना है। ओके। ओके सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जामिन विच ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर। इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट है वो एडमिट है और डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ये खाना खाना है, उसको वही खाना सप्लाई किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा सर? नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा इस केस में। An RWA in housing society registered under GST collect the maintenance charges of 6,500 per month per member। इस केस में भी इस केस में भी ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, दोनों ही केसेस में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है सर? 7,500 रुपये, जबकि ले कितने आ रहा है? 6,500 रुपये, तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, an individual act as a referee in a football match organized by Sports Authority of India. He has also acted as a referee in another charity football match organized by local sports club in lieu of lump sum payment. Discuss whether any GST is payable on the activity undertaken by him। तो पहला तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये रिकॉग्नाइज बॉडी है, रेफरी एज अ रेफरी अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन लोकल स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी है, तो उस केस में उसकी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, तो सेकंड केस में उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, RXL Private Limited manufactures a beauty shop with a brand name Forever Young। RXL Private Limited has organized a concert to promote its brand। ठीक है, Miss Ahana Kapoor, its brand ambassador, who is leading film actress, has given a classical dance performance in the said concert as a part of her services as a brand ambassador of the company। The proceed of a concert worth 1,20,000 will be donated to a charitable organized by Miss Ahana। तो हमें इसमें बताना है कि इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी। पहली बात कि ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड सर्विस दे रही है, ब्रांड को बढ़ाने के लिए सर्विस दे रही है, तो उस केस में फुली टैक्सेबल है, चाहे वो उसने बाद में डोनेट कर दिया हो नहीं किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
Services provided by private transport operator to scholar boy higher secondary school by way of transportation of student to or from the school. ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन रिलेशन टू स्टूडेंट. एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है? सर एग्जाम्प्ट है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन शॉपिंग मॉल. शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं अपनी गाड़ी लेके, तो उसके लिए वो पैसे लेते हैं, 50 रुपये 60 रुपये पार्किंग चार्जेस लेते हैं. तो क्या वो व्हीकल पार्किंग चार्जेस जो हमसे ले रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर एग्जाम्पशन में तो कहीं आया नहीं, तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, टैक्सेबल होगा. ओके ओके सर. क्वेश्चन नंबर 7. A state transport undertaking has hired a motor vehicle meant to carry 8 to 10 passenger from fast cab renting, a motor vehicle renting company. Give your comment as whether any GST is payable in that case or not. तो अगर मोटर व्हीकल हम देते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को और उसमें 12 से ज़्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, तब तो एग्जेम्प्ट होगा. इसमें 8 से 10 ही बैठ पाएंगे, तो ये लाइबल टू जीएसटी होगा और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. Question number 8. Indiana Engineering College, an educational institution, has conducted an entrance test examination for various courses run by it for obtaining qualification recognized by the law for the time being in force and charge entrance fee from applicant. इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. उसने एंट्रेंस रखा कॉलेज में एडमिशन के लिए और उसके लिए एंट्रेंस फीस चार्ज करी. तो बताइए इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? तो आंसर है नहीं लगेगा, इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी. बबलू ट्रांसपोर्टर और जीटीए transported a relief material in a goods carriage meant for a victim of Kerala flood, a natural disaster, by a road from Delhi to Ernakulam for a company. Bablu transporter of view that it is not liable to pay GST on a said service provided that said service are exempt. तो बिल्कुल सही है, एग्जाम्प्ट है. रिलीफ मटेरियल अगर लेके जा रहा है जीटीए तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिली हुई है. क्वेश्चन नंबर 10. Kyan Enterprises an event organizer provide services to Breathing Wall Limited by way of organizing business exhibition in New Delhi as a part of Make in India initiative. ठीक है. Kenyan Enterprise claim that it is not required to pay GST as the services provided by way of organizing business exhibition are exempt from GST. तो हमें बताना है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है. तो सर गलत बोल रहा है. अगर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया है तब जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है. बट ये तो न्यू दिल्ली में इंडिया के अंदर है, तो इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा. ओके ओके सर. एंड क्वेश्चन नंबर 11. ST Limited has given on hire 5 truck to T2 Transport of Delhi, a good transport agency, for transportation of goods in a central and west Delhi. The hiring charges of truck are ₹7,500 पर ट्रक पर डे. एग्जामिन जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो हम कोई भी मोटर व्हीकल दे रहे हैं किसको? जीटीए को, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होता है. ठीक है ठीक है सर. तो ये था हमारा एग्जाम्पशन का चैप्टर. अगर इसके अंदर कोई भी आपको एग्जाम्पशन समझ में नहीं आई हो या किसी में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या मेरे टेलीग्राम चैनल में अपनी क्वेरी पोस्ट करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. ओके ओके सर. थैंक यू. टेक केयर. गुड बाय.